हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस बहुत लंबी लेंदी प्रोसेस थी हमारे कोर्स में, उसको हमने पढ़ लिया। मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगी, फिर फैक्टर पर आऊँगी। फोटोसिंथेसिस 2 चरणों में पूरी हुई। पहला था लाइट रिएक्शन, जिसको हिल रिएक्शन कहते हैं, जो ग्राना में होती है क्लोरोप्लास्ट के, और जिसमें पानी के टूटने से ऑक्सीजन निकलती है बाय प्रोडक्ट के रूप में, और रिड्यूसिंग असिमिलेटरी पावर बनता है जो CO2 को रिड्यूस करने के काम आता है। ये हमने समझा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक और स्यूडो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ये हमने समझा। उसके बाद हम आए डार्क रिएक्शन पर। डार्क रिएक्शन में हमने CO2 का कार्बोक्सिलेशन 3 तरह से होता है। 3 प्रकार के पौधे होते हैं, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, कैम प्लांट्स, इनके बारे में समझा। और अब हम लास्ट में आ रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रकाश संश्लेषण को, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया है जिससे पूरे ऑर्गेनिज्म लिविंग्स को, या ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हो, उनको 2 चीज़ें मिलती हैं जिसके बिना लाइफ की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। पहला है ऑक्सीजन और दूसरा है भोजन। तो इसके बिना तो जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको 2 में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सटर्नल, जिनको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरण के कारक, है ना। और दूसरा क्या होता है, इंटरनल फैक्टर, मतलब पौधे पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण है वो किस तरह से हो। तो आंतरिक कारण भी असर डालते हैं और बाहरी कारण भी असर डालते हैं। हम पहले लेंगे एनवायरमेंटल या पर्यावरण के कारक। इसमें सबसे पहले आता है CO2। CO2 जो है वो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का। जैसे ही आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए पौधे को, तो उसमें आता है CO2, H2O, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश। तो ये तो रॉ मटेरियल हो गया, तो इसके बिना तो हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में सोच नहीं सकते। अब आपको ये पता होना चाहिए कि CO2 का हवा में कितना, उसका परसेंटेज CO2 होती है एयर में। तो CO2 का कंसंट्रेशन होता है 0.03%, है ना। तो बहुत कम मात्रा में है, और अगर बहुत कम CO2 मिलती है तो वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती है। ये लिमिटिंग फैक्टर क्या है, इसको हम आगे चल के समझेंगे। अभी आप इतना नोट करिए कि इसका कंसंट्रेशन CO2 का हवा में कितना होता है, और अगर मात्रा कम हो जाए तो लिमिटिंग फैक्टर हो जाती है CO2, है ना। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या करता है, कुछ एक लिमिट तक तो फोटोसिंथेसिस, अगर इसको बढ़ाएं CO2 को तो बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस की दर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया CO2 के बारे में। अब हम दूसरा फैक्टर ले रहे हैं और वो है लाइट। लाइट या प्रकाश फोटोसिंथेसिस पर 3 तरह से असर डालता है। पहला है लाइट की तीव्रता, जिसको इंटेंसिटी बोलते हैं। दूसरा है लाइट की गुणवत्ता, जिसको क्वालिटी बोलते हैं। और तीसरा है लाइट की मात्रा। तो इंटेंसिटी और गुणवत्ता किस तरह से असर डालती है, देखो इंटेंसिटी या तीव्रता ऐसा नोट किया गया है कि फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। मतलब जितनी इंटेंसिटी या तीव्रता प्रकाश की बढ़ाते जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम गुणवत्ता पर। तो गुणवत्ता में क्या है,
प्रकाश का एक विजिबल रेंज होता है 350 से 790 स्पेक्ट्रम में, उसको बोलते हैं विजिबल रेंज। इसको हम थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका ये सब रिपीट हो रहा है। अब ये जो विजिबल रेंज में जो वेवलेंथ होती है, अलग अलग वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस अलग अलग रेट पर होता है। सबसे ज़्यादा रेड लाइट में प्रकाश संश्लेषण को देखा गया है, और उसके बाद ब्लू लाइट में प्रकाश संश्लेषण की दर अच्छी देखी गई है, और सबसे कम जो है वो ग्रीन लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण अगर वाइवा में पूछें सबसे ज़्यादा इसके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किस लाइट में है पूछें, तो आपका आंसर होना चाहिए सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर नीला प्रकाश प्रभावित करता है, और ग्रीन प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की दर सबसे कम होती है। अब आते हैं हम अल्ट्रावायलेट लाइट पर। यूवी लाइट जैसा कि हम सब जानते हैं ये लीथल इफेक्ट करता है, मतलब ये नुकसान करता है, ये हार्मफुल है, ये हमको डेथ के लिए प्रेरित आगे ले जाता है अगर लंबे समय तक अल्ट्रावायलेट रेज मिले, तो फिर प्रकाश संश्लेषण बुरी तरह से प्रभावित होता है। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि हर चीज़ की लिमिट होती है तो ड्यूरेशन या अवधि का भी प्रकाश संश्लेषण पर बहुत असर होता है। जैसे मैंने बोला लंबे समय तक अल्ट्रावायलेट दें तो लीथल इफेक्ट होगा, है ना, नुकसान होगा। उसी प्रकार से अगर लंबे समय तक हाई इंटेंसिटी की लाइट पौधे को दी जाए तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। फोटो ऑक्सीडेशन क्या है? फोटो ऑक्सीडेशन है ब्लीचिंग ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो ये क्लोरोफिल का होना प्रकाश संश्लेषण के लिए मस्ट है, आवश्यक है। तो ब्लीचिंग हो गई, क्लोरोफिल खत्म हो गया तो प्रकाश संश्लेषण भी अफेक्ट हो जाएगा बुरी तरह से। तो प्रकाश की अवधि भी एक फैक्टर है। तो प्रकाश तीन तरह से इस प्रकार फोटोसिंथेसिस पर असर डालता है। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि फोटोसिंथेसिस की दर पर प्रकाश के जो कारक है उस पर शॉर्ट नोट लिखें कि वो कैसे अफेक्ट करता है। हाउ एक्सटर्नल फैक्टर लाइट अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट एन अकाउंट। तो आपको प्रकाश के बारे में पूरा आपको डिस्कस करना है कि उसका स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है, इंफ्रारेड, रेड, है ना, अदर अल्ट्रावायलेट हो जाती है। तो वो स्पेक्ट्रम डिस्कस करके और फिर लाइट को तीन प्रकार से आपको अलग अलग लिखना आना चाहिए और किस वेवलेंथ की लाइट पर उसका क्या असर होता है। तो एक रीडिंग लगाएंगे बुक में से तो आपको आ जाएगा, कठिन कुछ नहीं होता है। फिर हम आते हैं तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर, तापमान। तो तापमान अगर बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो जाए तो ये भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है सीधे सीधे। और आप देखिए 35 डिग्री से अधिक तापमान होने पर अधिकतर पौधों में, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, कुछ एल्गी को छोड़ दीजिए जो कि 50 डिग्री पर भी प्रकाश संश्लेषण कर लेती है, -20 डिग्री पर भी कर लेती है, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था। लेकिन मैं मैक्सिमम की बात कर रही हूँ। अगर 35 डिग्री से अधिक तापमान हो जाए तो जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो एंजाइम्स के बिना तो कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एक कदम आगे चल ही नहीं सकती। तो फिर सीधा सीधा तापमान बहुत ज़रूरी है कि वो
ऑप्टिमम हो, पौधे के लिए फेवरेबल हो। उसके बाद हम आते हैं पानी पर। पानी जो है वाटर रॉ मटेरियल है प्रकाश संश्लेषण का, और हमने पढ़ा है कि पानी जो है वो 90 to 95% सेल में पानी होता है, और सभी क्रियाओं के लिए पानी एक मीडियम है। तो उसकी कमी से प्रोटोप्लाज्म जो है वो अफेक्ट होगा, उसके अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा पानी अगर कम है तो। और शुगर लेवल जब बढ़ता है तो रेस्पिरेशन की गति तेज हो जाती है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए जो शुगर है वो रॉ मटेरियल है। तो रेस्पिरेशन ऑन हो जाएगा और तेज हो जाएगा, और उसके कारण फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। तो ये वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है पौधे में। अब हम आते हैं अगला मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनको प्रकाश संश्लेषण में जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल होता है। अगर क्लोरोफिल का सिंथेसिस होना है तो उसके लिए मैग्नीशियम का होना जरूरी है, पोटेशियम का होना जरूरी है, कुछ जो कॉपर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इनडायरेक्टली ये अफेक्ट करते हैं। क्लोरोफिल बनता है प्रोटोक्लोरोफिल से, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है लाइट की प्रेजेंस में। तो अगर मिनरल्स नहीं मिलेंगे, और ये एंजाइम के एक्टिवेटर भी होते हैं मिनरल्स, जितने भी एंजाइम्स हैं ये स्पीड अप करते हैं, कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को। तो इनकी कमी से फिर अच्छे से प्रक्रिया नहीं चलेगी, तो इनका होना आवश्यक है। अब हम आते हैं इंटरनल फैक्टर्स पर। ये तो हो गए बाहरी कारक। इंटरनल, बाहरी कारक को वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट करते समय लैब कंडीशंस को मेंटेन कर सकते हैं। नेचर में तो पॉसिबल ही नहीं है, नेचर को जीतना तो आदमी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो आज हम ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होते, आप यहाँ क्लास में बैठे होते, और हम जो ट्रेडिशनल जो बेस्ट तरीका मैं मानती हूँ चॉक और कलर्ड चॉक और डस्टर से पढ़ाना, और फीडबैक जो मिलता है ना आप लोगों से, वो हम लोग मिस कर रहे हैं। अब हम आते हैं इंटरनल फैक्टर्स पर। इंटरनल में आते हैं सबसे पहले क्लोरोफिल। इसका डायरेक्ट रिलेशन है रेट के साथ। क्लोरोफिल वही फिर रॉ मटेरियल है भाई, क्लोरोफिल नहीं होगा तो लाइट जो है एब्जॉर्ब कौन करेगा, और प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। तो सीधा संबंध है, क्लोरोफिल अच्छे से पत्ती में होना चाहिए। और जब पत्ती पीली पड़ जाती, मतलब मैच्योर हो जाती है, ज़्यादा एज हो जाती है, तो क्लोरोफिल डिग्रेड होकर पत्ती जो है वो हरे से पीली हो जाती है, और फिर धीरे से आपने देखा होगा पेड़ से डिटैच होकर उड़ जाती है दूर, है ना। ठीक है। अब हम आते हैं लीफ की एज पर। लीफ की एज जब मैच्योर जो लीव्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा नोटिस किया गया है प्रकाश संश्लेषण। तो ना तो छोटी होनी चाहिए पत्ती, ना एज्ड होनी चाहिए। बहुत पुरानी पत्ती जो होती हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस कम होता है, नई पत्ती में भी कम होता है। तो फुली मैच्योर्ड लीफ जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा रेट शो करती हैं। उसके बाद आते हैं स्टोर्ड फूड। अगर स्टोर्ड फूड अच्छे से है पौधे के अंदर, तो फिर प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा। उसका भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वही रेस्पिरेशन बढ़ेगा और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर। प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर जो हैं इसमें एंजाइमेटिक जो है प्रक्रिया, मतलब एक्टिविटी का हर प्रोटोप्लाज्म में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं वो प्रोटोप्लाज्म की कंडीशन पर, अगर पानी की मात्रा कम हो जाए तो फिर हो जाता है प्लाज्मोलिसिस, है ना। तो अगर ज़्यादा हो जाए तो इम्बिबिशन, है ना। तो कोई भी चीज़ अंदर अगर इम्बैलेंस है तो फिर वो अच्छे से नहीं होगा। तो प्रोटोप्लाज्म के जो फैक्टर हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं प्रोटोक्लोरोफिल बनने के लिए। अगर
रात में बनता है। देखिए प्रोटोप्लाज्म में प्रोटोक्लोरोफिल कब बनता है? रात में बनता है। और यंग सीडलिंग्स में बनता है डार्क में, और जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो कुछ समय बाद होता है लेकिन तुरंत नहीं होता है। तो एंजाइमेटिक नेचर यहाँ पर काम करते हैं, एंजाइम्स काम करते हैं। तो आपको ये सारे फैक्टर्स इंटरनल हैं जिसका ध्यान रखना है। अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो कि एफ ब्लैकमैन ने दिया था। इस पर शॉर्ट नोट आता है तो इसको मैं समझाऊं। ब्लैकमैन ने ये जो सीमाकारी सिद्धांत दिया है ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में से, जो भी अभी अपन ने कारक पढ़े हैं ना, तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में से वह कारक जो तुलनात्मक दृष्टि में सबसे कम मात्रा में हो वह सीमाकारी कारक कहलाता है। मतलब जितने भी ये फैक्टर हैं उसमें अगर मान लीजिए टेम्परेचर सबसे कम है तो उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फैक्टर। अगर वाटर कम है तो वाटर हो जाएगा लिमिटिंग फैक्टर। तो जो सबसे कम है वो सीमाकारी कारक कहलाता है, और सीमाकारी कारक की को ही हम कम या ज़्यादा करके प्रकाश संश्लेषण की दर को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो अगर प्रकाश संश्लेषण की दर ठीक चलते चलते ज़्यादा हो गई है और उसको हमें नीचे लाना है तो भी हमें सीमाकारी कारक ढूंढ के उसको कम करना पड़ेगा, या ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा और कम है तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया? मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सीमाकारी सिद्धांत को समझने के लिए फैक्टर्स समझना जरूरी है, और फैक्टर्स जितने भी प्रभावित करते हैं उनमें से वो फैक्टर जो बाकी की तुलना में सबसे कम हो उसे लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। अब लिमिटिंग फैक्टर जो भी आप ट्रेस करो कि हाँ लाइट है, CO2 है, टेम्परेचर है, वाटर है, लीफ एज है। लीफ एज को तो हम नहीं कर सकते हैं घटाना बढ़ाने का काम, क्लोरोफिल को कर सकते हैं। माध्यम में हम ऐसे मिनरल्स डालें कि प्रोटोक्लोरोफिल सही मात्रा में बने। तो हम जो कम है ना उसको वो सीमाकारी सिद्धांत है जो सबसे कम है। अब हम उसको कम या ज़्यादा करके प्रकाश संश्लेषण की दर को या तो घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो ये है लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन ने दिया था। अब जो ये है आपका ऑक्सीजन के केस में एक चीज़ मुझे याद आ रही है। जैसे सीमाकारी सिद्धांत है वैसे ऑक्सीजन के केस में आता है वारबर्ग इफेक्ट, है ना। O2 भी प्रकाश संश्लेषण, मैं लिखना भूल रही हूँ यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स में, आप उसको करेक्शन करेंगे, आपका होमवर्क है। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर में ऑक्सीजन, मुझे अभी अचानक याद आ गया, वारबर्ग इफेक्ट। तो ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑक्सीजन जो है अंतराकोशिकीय अवकाशों में और वायुमंडल में अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। देखो हम क्या सोचते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं। अगर पौधे के इंटरसेलुलर स्पेसेस में और बाहर आउटसाइड प्लांट ऑक्सीजन अगर बढ़ जाती है तो फोटोसिंथेसिस की दर कम हो जाती है। तो ये दर कम क्यों होती है इसको पता लगाया था वारबर्ग नामक साइंटिस्ट ने, और उसको वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। तो वारबर्ग इफेक्ट क्या बताता है, रीज़न क्यों ऑक्सीजन की ज़्यादा होने से फोटोसिंथेसिस कम हो गया? क्योंकि पहला रीज़न है ऑक्सीजन ज़्यादा होने से रेस्पिरेशन की दर तेज होती है। तो उससे क्या होगा कि जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों जो प्रक्रिया हैं उनको करने के लिए कंपटीशन हो जाता है कोशिका के अंदर। समझ में आ रहा है? क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हुई, रेस्पिरेशन की दर तेज हो गई,
रेस्पिरेशन अभी अपन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जो उसमें काम आते हैं वो फोटोसिंथेसिस में भी काम आते हैं। तो उसके लिए दोनों प्रक्रिया एक साथ कैसे चलेंगी, दो काम एक साथ कैसे चलेंगे, तो एक कम हो जाता है, रेस्पिरेशन तेज हो जाता है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बीच बीच में जो भी बने उसके लिए कंपटीशन या क्या बोलेंगे उसको, होड़ मच जाती है। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा जो रीज़न ढूंढा वारबर्ग ने, उसने कहा ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने से वो CO2 के साथ हाइड्रोजन के लिए कंपटीशन करता है और खुद रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है बजाय CO2 के। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए CO2 के साथ कंपटीशन करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो पौधे में जो CO2 का रिडक्शन होना चाहिए वो रुक जाता है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। और तीसरा जो कारण वारबर्ग ने बताया, अधिक ऑक्सीजन से जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनका ऑक्सीकरण भी हो जाता है जो कि नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार से आपको नोट करेंगे आप अपने उसमें नोट्स में कॉपी पे कि आपको कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है वारबर्ग इफ़ेक्ट, और इस पर भी शॉर्ट नोट आता है। तो आज हम इस टॉपिक की क्लोजिंग कर रहे हैं इसी के साथ, और इसमें कोई भी आपको कंफ्यूज़न हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी, है ना। और फ़ोन भी कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल सकते हो। लेकिन एक ही आपसे गुजारिश है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिकल। हो गया, नाटक मत करो प्लीज़, चल जाओ दादा, बहुत हो गया, भूख लग रही है। रिकॉर्ड हुआ ही नहीं क्या? हे भगवान, ये क्या हुआ? अरे यार, ये क्या हुआ यार, आया ही नहीं तो क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ?